पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब से दिल्ली पहुंची है, मानो दिल्ली के अंदर दीदी ने सियासी दरबार सजा दिया हो। ममता बनर्जी ने पहले प्रशांत किशोर, कमलनाथ से मुलाकात की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। बंगाल की सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए लोक कल्याण मार्ग पहुंची। पीएम से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनाने के बाद ही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था। पीएम कलाईकुंडा आए थे, हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, ये हमारा सौजन्य दौरा था। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें आबादी के अनुपात में कम वैक्सीन मिली। पीएम की तरफ से इस पर जवाब मिला कि जरूर देखेंगे। पीएम के साथ चली मैराथन बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि इस दौरान राज्य का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा हुई। बंगाल की सीएम ने कहा कि पीएम के साथ उनकी बंगाल के चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद पीएम से ये हमारी सौजन्य मुलाकात थी। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पैठ मजबूत करने में जुट गई है। दरअसल ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा सियासी मायनों में कई तरीके के सवालों को जन्म दे रहा है। क्या दिल्ली के अंदर ममता बनर्जी का आना विपक्ष को एकजुट करने की तरफ एक कदम है? और क्या ममता बनर्जी सभी विपक्षी पार्टियों को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद करना चाहती है? कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एक बेहद राहत वाली खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक देश में बच्चों के लिए अगस्त तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। मंगलवार को संसद भवन में हुई भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर सांसदों को जानकारी दी। इसी बीच उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बच्चों के लिए अगस्त तक वैक्सीन आ सकती है। कोरोना की दूसरी लहर का असर देश में अभी भी जारी है और तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में अगर बच्चों के लिए वैक्सीन आती है तो ये राहत भरी बात होगी। अगस्त तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। देश में अभी 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चों पर भी असर हुआ है। तीसरी लहर में ये संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में उससे पहले ही बच्चों की वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। देश में अभी अलग अलग लेवल पर बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है, जिसके फाइनल नतीजे अगस्त-सितंबर तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा जाइडस कैडिला द्वारा बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो गया है। ऐसे में जल्द ही इसे भी मंजूरी मिल सकती है। इनके अलावा फाइजर, मॉडर्ना जैसे विदेशी कंपनियां भी 12 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम कर रही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इन्हें भी भारत में एंट्री मिल पाएगी। आपको बता दें, देश में 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं करीब 9 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों की पुलिस जब आमने सामने आई तो घरेलू बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन जैसा मंजर हो गया। मिजोरम और असम के बीच मुद्दत से चला आ रहा सीमा विवाद जब गहराया तो बात लाठी डंडों से होती हुई गोलीबारी तक जा पहुंची। इस हिंसक झड़प में पुलिस के कई जवानों की जान चली गई। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद तब गहराया जब असम पुलिस ने अपनी जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की। असम सरकार की टीम जब 10 जुलाई को मौके पर पहुंची तो कुछ लोगों ने आईईडी से हमला कर दिया। इसके बाद यहां विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से पुलिस तैनात कर दी गई। अतिक्रमण हटाने को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच ये विवाद शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में असम का दौरा किया था। उनके दौरे के 2 दिन बाद ये हिंसा हुई है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से दखल देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा पर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उन्होंने सीमा विवाद को शांति से हल करने पर जोर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। गृह मंत्रालय में जब इनकी बैठक होगी तो देखना होगा कि इसके बाद हालात क्या मोड़ लेते हैं और सुलह का कौन सा रास्ता निकलता है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा इन दिनों मुसीबत में घिरे हुए हैं। दरअसल राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्में बनाने का आरोप है, जिसके चलते उन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तो वहीं मामले में हाईकोर्ट से भी राज कुंद्रा को एक बड़ा झटका लग गया है। हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जबकि मामले में जांच एजेंसियों के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे पॉर्न बनाकर राज कुंद्रा धड़ल्ले से पैसा कमाने की चाहत रखता था, जिसके लिए उसने बाकायदा बिजनेस प्लान भी तैयार किया था। दरअसल राज कुंद्रा से जुड़े पॉर्न बनाने के मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कुंद्रा से जुड़ी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जिक्र किया है, जिसमें बॉलीफेम नाम की कंपनी से भविष्य में होने वाले मुनाफे का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि बॉलीफेम को राज कुंद्रा ने एक चैट में अपना प्लान भी
तब बताया था जब हॉटशॉप ऐप को गूगल और एप्पल ने बंद कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगले 3 साल के आय की भविष्यवाणी की गई थी, जिसके मुताबिक 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में कंपनी का कुल ग्रोस रेवेन्यू अरबों में रहने वाला था और कुल प्रॉफिट का अनुमान भी करीब 30 करोड़ से ज्यादा रुपए का लगाया गया था। हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि जब ये मामला सामने आया तो फरवरी में ही राज कुंद्रा ने अपना मोबाइल फोन बदल दिया था, जो साफ तौर पर राज कुंद्रा के बदनुमा इरादों की ओर इशारा करता है। ऐसे में मामले की जांच जारी है, तो वहीं शिल्पा शेट्टी की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीयों की टीम के लिए आज का दिन शानदार साबित हुआ। यहाँ इंडियन टीम ने पूल ए के मुकाबले में स्पेन को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद मजबूत हो गई है। हालांकि इससे पहले रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को 1-7 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब टीम इंडिया 3 मैचों से 4 अंक लेकर पूल ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। उस पूल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर कायम है। आज हुए मुकाबले में इंडियन टीम ने पहले क्वार्टर में ही 2-0 की बढ़त बना ली। टीम के प्लेयर सिमरनजीत सिंह ने मैच के 14वें मिनट में फील्ड गोल के जरिए मैच का पहला गोल करते भारत को 1-0 से आगे कर दिया। इसके अगले ही मिनट में रुपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल कर भारत की बढ़त 2-0 कर दी। दूसरे और तीसरे क्वार्टर में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। चौथे क्वार्टर में रुपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत को 3-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी। हॉकी में पूल ए और पूल बी में 6 टीमें हैं। भारत पूल ए में है, जिसमें स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और मेज़बान जापान की टीम मौजूद है। भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए पूल में टॉप 4 में रहना होगा। आपको बता दें कि भारत ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अगले ही मैच में 7-1 से भारत को शिकस्त दी थी। इस पूल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ही भारत से रैंकिंग में ऊपर है। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आज दूसरा मुकाबला रात 8 बजे होना था, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से मैच को स्थगित करना पड़ा। इसके साथ ही भारत और श्रीलंका की टीमें आइसोलेशन में चली गई है। बीसीसीआई ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। फिलहाल दोनों टीमों के खिलाड़ियों और स्टाफ की कोरोना जांच की जा रही है। अब ये मैच 28 जुलाई को होने की संभावना है। भारत ने पहले T20 मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर बढ़त बना ली थी, लेकिन अब इस सीरीज पर खतरा मंडरा रहा है। बीते रविवार को खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने मेजबान टीम को 38 रनों से हरा दिया था। बीसीसीआई ने मंगलवार शाम ट्वीट कर बताया कि कृणाल पांड्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीसीसीआई ने ट्वीट किया, कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला दूसरा T20 मुकाबला स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल पूरे स्क्वाड में कोरोना का पता चलने के लिए सभी की RT-PCR जांच कराई जा रही है। बीसीसीआई के मुताबिक मेडिकल टीम ने कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके संपर्क में आने वाले 8 लोगों को चिन्हित किया है। उन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है और जांच की जा रही है। हालांकि बीसीसीआई ने ये जानकारी भी दी है कि 28 जुलाई को मैच होगा दूसरा, तो वहीं तीसरा मैच 29 जुलाई को होगा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया ने अपनी जो शुरुआत है वो जीत के साथ की है, पर आगे देखना होगा कि क्या तस्वीर सामने आती है। घूसखोरों ने इजाद किया रिश्वतखोरी का एक और हैरान कर देने वाला तरीका। अब जेल में बंद कैदियों को भी तंग नहीं करने की एवज में रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मामला सेंट्रल जेल झालावाड़ का है, जहां के जेलर करण सिंह को आज कोटा एसीबी ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। असल में कोटा देहात एसीबी के पास इस तरह की एक शिकायत मिली थी, जहां परिवादी ने यह दरखास्त की थी कि उसकी मां किसी मामले को लेकर सेंट्रल जेल झालावाड़ में बंद है, लेकिन वहां का जेलर करण सिंह उसे जेल में तंग नहीं करने और मोबाइल और टेलीफोन पर घर पर बात कराते रहने की एवज में रिश्वत देने की लगातार मांग कर रहा है और परेशान कर रहा है। कुल मिलाकर के 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन सौदा 10,000 रुपये में तय हुआ। आज जैसे ही झालावाड़ में LIC बिल्डिंग के पास घूसखोर जेलर ने परिवादी से 10,000 रुपये की रिश्वत ली और इसे लेकर के अपने बाइक की बैग में डाला, एसीबी दल ने उसे वहीं पर दबोच लिया। बहरहाल घूसखोर जेलर करण सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और कल उसे कोटा एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जयपुर एसीबी की टीम ने टोंक में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरस डेयरी के अध्यक्ष दुर्गा लाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही उसके सहयोगी दलाल रामदयाल को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी के मुताबिक परिवादी हैदर ने कार्यालय में उपस्थित होकर ये परिवाद दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि वह डेयरी के दूध सप्लाई का काम करता है और टेंडर को 1 साल के लिए बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई है, जिस पर एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह को भौतिक सत्यापन कराए जाने पर मामला सही पाया गया और उस समय 1 लाख रुपए की राशि दी गई और आज पूर्ण निर्धारित नियोजित रणनीति के तहत परिवादी को पाउडर लगे नोट देकर तयशुदा स्थान डेयरी भेजा गया, जहां रिश्वत की राशि लेते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों से एसीबी पूछताछ कर रही है और कौन कौन की संलिप्तता है उनका भी खुलासा हो सकता है। उदयपुर शहर पुलिस के लिए आज का दिन बड़ी सफलता के नाम रहा। पिछले 5 वर्षों में उदयपुर शहर में 27 से ज़्यादा चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले चेन स्नैचर गिरोह के शातिर मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में करीब 80 से ज़्यादा चेन स्नैचिंग की वारदातें भी कबूल की हैं। पिछले कई महीनों से चेन स्नैचिंग की वारदातों से परेशान उदयपुर शहर पुलिस के लिए आज का दिन बड़ी सफलता के नाम रहा। उदयपुर शहर पुलिस ने वर्ष 2017 से अब तक चेन स्नैचिंग की उदयपुर शहर में 27 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी लोकेश पुरी गोस्वामी सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने उदयपुर शहर में 27 और पूरे जिले में 50 से ज़्यादा वारदातें करना कबूल किया। यही नहीं, पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में आरोपियों ने करीब 70 से 80 वारदातों को अंजाम दिया है। गिरोह का सरगना लोकेश पुरी गोस्वामी मूल रूप से भीलवाड़ा जिले का रहने वाला है और उदयपुर में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने के बाद फिर से भीलवाड़ा चला जाता था। दरअसल उदयपुर शहर के अंबामाता थाना इलाके में इसी महीने एक महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस की टीमों ने करीब 300 से 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इन आरोपियों तक पहुंची। दरअसल इस पूरी घटनाक्रम को उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशन में अंजाम दिया गया। पुलिस की कई टीमों ने करीब 300 से 400 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर इन आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। लंबी बेरुखी के बाद आखिर इंद्रदेव मेहरबान हुए और आज झूमकर बरसे बादलों ने जिले भर को तरबतर कर दिया। तपिश भरी गर्मी झेल रहे लोगों के लिए बारिश राहत बनकर बरसी तो कहीं कहीं ये बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। जिला मुख्यालय पर NH11B के दोनों ओर बना हुआ नाला अवरुद्ध होने से जगह जगह पानी भर गया। सड़क पर पानी भरने के साथ ही कई कॉलोनियों घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग परेशान हो उठे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट वजीरपुर गेट मार्ग पर गौशाला के समीप जल भराव हुआ। वहीं SP ऑफिस कार्यालय के समीप नाला अवरुद्ध होने से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के सामने भी जल भराव हो गया और दोपहिया वाहन चालकों, पैदल राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी। फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग एक्शन में आए और उन्होंने SDM देवेंद्र परमार, नगर परिषद आयुक्त को जल भराव क्षेत्रों में भेजकर तत्काल निकासी प्रबंध करने के निर्देश दिए। दोपहर बाद जाकर पानी निकासी हुई और लोगों को राहत मिल सकी। उधर अच्छी बारिश के बाद क्षेत्र के प्रमुख पांचना बांध में भी जलस्तर बढ़ गया। 55 सेंटीमीटर पानी जलस्तर बढ़ने के साथ ही पांचना का लेवल 253.45 मीटर पर पहुंचा है। इसके अलावा भी अन्य बांध, नदी, तालाबों में पानी की आवक हो रही है। आज करौली जिला मुख्यालय पर हुई बारिश 4 इंच मापी गई है। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग का कहना है कि बारिश को देखते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है और अग्रिम प्रबंधों के साथ जल निकासी के व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़े।